हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studycommerce.net। यहाँ पे क्विजेज सेक्शन में आपको यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी कॉमर्स और यूपीएचईएससी से रिलेटेड क्विजेज मिल जाएंगे जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल की वीडियोस प्लस कोर्सेज के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट है studycommerce.net। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं @500। आप फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई से दिए गए नंबर 7317240017 इस पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं तो आप उससे वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असर्शन दिया है इंटरनल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर कंट्रोलेबल फैक्टर्स। रीजन है द कंपनी कैन ऑल्टर और मॉडिफाई सच फैक्टर्स टू सूट द एनवायरनमेंट। दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल फैक्टर होता है, दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? ऐसी सराउंडिंग्स जिसमें बिजनेस को काम करना होता है और ये सराउंडिंग्स बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं और रीज़न दिया है कि कंपनी इनको चेंज कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है अपने हिसाब से। चार ऑप्शंस हैं आपके, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट। थर्ड है बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट और फोर्थ है ऑल द अबव। इसके बारे में देख लेते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। सबसे पहला है इंटरनल एनवायरनमेंट, इसको हम कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट भी कहते हैं और एक्सटर्नल को हम अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट कहते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट को हम कंट्रोलेबल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसे परिवर्तित किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है अप टू सम एक्सटेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें हो सकती हैं? कल्चर हो सकता है, मिशन या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, टॉप मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर हो सकता है, कंपनी की इमेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या अदर रिसोर्सेज हैं। इन सब पे क्या होता है, जो बिजनेस होता है उसका कंट्रोल होता है और बहुत हद तक ये इसमें परिवर्तन ला सकती है या परिवर्तन को अपने फेवर में चेंज कर सकती है। इसीलिए इन्हें हम कंट्रोलेबल फैक्टर्स कहते हैं या कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट कहते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फर्दर दो भाग में डिवाइड होता है, माइक्रो और मैक्रो। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? ऐसे फैक्टर्स जो कि बिजनेस की सराउंडिंग के बाहर हैं, आउटसाइड द सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस हैं और इन्हें हम अनकंट्रोलेबल कह रहे हैं क्योंकि इनको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है एक बिजनेसमैन के लिए। पहला है माइक्रो एनवायरनमेंट, दूसरा है मैक्रो। माइक्रो को हम कह सकते हैं इमीडिएट एनवायरनमेंट। इमीडिएट एनवायरनमेंट का मतलब है कि इस एनवायरनमेंट का इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है बिजनेस पर। क्या क्या फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं? सप्लायर्स, कस्टमर्स, मार्केट इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स और पब्लिक। ये सारे क्या हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। दूसरा है मैक्रो एनवायरनमेंट। ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल और ग्लोबल, इन तरीकों के हो सकते हैं और ये क्या है? अनकंट्रोलेबल हैं, इनको बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता और जो मेन इफेक्ट पड़ता है वो इन्हीं फैक्टर्स का पड़ता है। जैसे कि अगर हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एग्जांपल ले लें तो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी करंट में चल रही है और 5 इयर्स के बाद हमें पता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो सकती है। अगर चेंज हो जाएगी तो क्या होगा कि जो 5 साल में पॉलिसीज़ चलेंगी, अब नई जो पार्टी आएगी वो क्या करेगी? इन पॉलिसीज़ में कुछ परिवर्तन ले आएगी जिसकी वजह से बिजनेस में चेंजेस आएंगे। या तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी यानी कि फ़ायदा मिल सकता है या तो फिर उसको नुकसान हो सकता है, दोनों स्थिति सामने आ सकती है। तो इन फैक्टर्स का इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है, प्लस इन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा सारे वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी दी रहेंगी तो आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं।
तो वापस से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन ए जो है वो करेक्ट है कि इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं, कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, और जो रीज़न दिया है वो भी सही दिया है कि कंपनी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को अल्टर या मॉडिफाई कर सकती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, कंपनसेशन क्लेम अप टू 1 करोड़ कैन बी फाइल्ड इन। अगर कंपनसेशन क्लेम 1 करोड़ रुपए तक का है तो उसे कहाँ पे फाइल किया जा सकता है? ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित है। पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम, दूसरा है स्टेट कमीशन, थर्ड है नेशनल कमीशन या नन ऑफ दी अबव। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये स्टार्ट हुआ है 20 जुलाई 2020 से, यानी 20 जुलाई 2020 से इसको अप्लाई किया गया है। इसमें जो कंपनसेशन का क्लेम है, जो अमाउंट है कंपनसेशन का, वो चेंज हो गया है पुराने एक्ट से। पुराना एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसमें जो रूल्स थे उसमें चेंजेस लाए गए हैं 2019 के एक्ट में। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि 1 करोड़ तक का अगर क्लेम है तो इनमें से कहाँ हम फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट फोरम। अगर 1 करोड़ तक का क्लेम है तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। कंज्यूमर्स के साथ अगर कोई भी चीटिंग हुई है तो उसके लिए वो इन कोर्ट्स में जा सकते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है डिस्ट्रिक्ट फोरम। इसमें 1 करोड़ तक की जो कंपनसेशन है इसका क्लेम किया जा सकता है। दूसरा है स्टेट कमीशन। इसमें 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का अगर कंपनसेशन क्लेम है तो वो स्टेट कमीशन में जाता है। इसके अलावा अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का कंपनसेशन क्लेम है तो ये सीधे नेशनल कमीशन में फाइल किया जा सकता है। ये 3 टियर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम है, जिसमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम आता है, फिर स्टेट कमीशन आता है, फिर नेशनल कमीशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन इंटरनेशनल बिजनेस फोकसेस ऑन ग्लोबल रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज टू बाय एंड सेल वर्ल्ड वाइड। रीजन, द एफर्ट ऑफ IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO टू लिबरलाइज देयर इकोनॉमीज लेड टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी ओपन हो गई है हर कंट्री के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमी ओपन हो गई है यानी वर्ल्ड लेवल पर अब ट्रेड इजीली किया जा सकता है। जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा दिया गया है। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट गलत है। असर्शन सही है और रीज़न गलत है, या फिर असर्शन गलत है और रीज़न सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, इन सब का ट्रेड करना अक्रॉस दी नेशनल बॉर्डर्स एट ग्लोबल और ट्रांजैक्शनल स्केल। ग्लोबल लेवल पर या नेशनल बॉर्डर से अक्रॉस जा कर के जब गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, नॉलेज, इन सब का ट्रेड किया जाता है तो इसे हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की 2 या 2 से अधिक कंट्रीज़ के बीच में। गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकती हैं, कैपिटल हो सकता है, स्किल हो सकता है, पीपल हो सकता है, ये सारी इसमें इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि फिनांस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन, ये सारी सर्विसेज भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड की जाती। जैसा कि आप देख सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इंटरनेशनल बिजनेस ने क्या किया, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया है जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए, ताकि वो एक दूसरे से ट्रांजैक्शन कर सकती हैं। तो इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे WTO ने क्या किया है कि जो ये ट्रेड है इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं कंट्रीज़ के बीच में, ताकि एक ट्रांसपेरेंट या आप कह सकते हैं सही तरीके से जो ट्रेड है वो हो सके। इसके अलावा IMF, वर्ल्ड बैंक, या जितनी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इन सब ने भी ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स इंक्लूड्स। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। तो ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म है, यहाँ पर 5 इकोनॉमीज देखने को आपको मिलती हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ था सितंबर 2006 में, और 2009 से ब्रिक्स का एक एनुअल समिट हर साल होता है। ब्रिक्स का पहला समिट हुआ था 16 जून 2009 को रशिया में। साउथ अफ्रीका इसका न्यूएस्ट मेंबर है, जो कि 24 दिसंबर 2010 को ब्रिक्स का मेंबर बना।
यानी पहले जब ये फॉर्म हुआ था तब ये सिर्फ ब्रिक था। इसके बाद जो ये एस है यानी कि साउथ अफ्रीका है, ये 24 दिसंबर 2010 को इसका मेंबर बन गया। जो मेन ऑब्जेक्टिव है ब्रिक्स का वो है पीस, सिक्योरिटी, डेवलप एंड कोलैबोरेशन। ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो इसका हिस्सा हैं, इनमें पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और कोलैबोरेशन करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा ह्यूमैनिटी की ग्रोथ करना। इंडिया में 2021 में ब्रिक्स का समिट होने वाला है जो कि 13th समिट होगा। इसके पहले 12th समिट हुआ था 17 नवंबर 2020 में, ये भी रशिया में कंडक्ट किया गया था और ये वर्चुअली किया गया था ड्यू टू पैंडेमिक। 13th जो समिट होगा वो इंडिया में होगा 2021 में। यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा ब्रिक्स की 15th एनिवर्सरी को, यानी 15 साल पूरे हो जाएंगे ब्रिक्स को 2021 में। इसके पहले इंडिया ने 2 बार और समिट को होल्ड किया है, 2012 में और 2016 में। इस बार की जो थीम है वो है ब्रिक्स 13 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो वापस हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। ब्रिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। P फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉट रिलेटेड विद WTO? ट्रिप्स, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ट्रिम्स और ट्राई। इनमें से कोई एक ऐसा है जो WTO से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ आपका होगा ट्राई, ये आपका WTO से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों WTO से संबंधित हैं। ट्रिप्स संबंधित है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, ट्रिम्स है एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो ये तीनों WTO से संबंधित है, जबकि जो ट्राई है ये WTO से संबंधित नहीं है। इसके बारे में जान लेते हैं। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। ये आया था एग्जिस्टेंस में 20 फरवरी 1997 में बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो कि 1997 एक्ट है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 1997। इसका काम है टेलीकॉम सर्विसेज को रेगुलेट करना। इसके अलावा जो टैरिफ्स है टेलीकॉम सर्विसेज के लिए उसको फिक्स करना और उसको रिवाइज करना। ट्राई का जो मेन मिशन है वो है कि जो टेलीकम्युनिकेशंस हैं इनकी ग्रोथ को बढ़ाना ताकि वर्ल्ड लेवल पर compete कर सकें। इसके अलावा फेयर और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी एनवायरनमेंट बनाना ताकि एक फेयर कंपटीशन हो सके टेलीकम्युनिकेशंस की फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF was set up in 1944. Reason: to promote international monetary cooperation through a permanent institution which provides machinery for consultation and collaboration on international monetary problems. 4 ऑप्शंस यहाँ हैं हमारे कि दोनों असर्शन और रीज़न गलत है या दोनों सही है, या असर्शन A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स, और लास्ट ऑप्शन है आपका R इज़ ट्रू बट A इज़ फॉल्स। सबसे पहले IMF जान लेते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1944 में और ये स्टार्ट हुआ था 27 दिसंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और इसकी MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। IMF को बनाया गया था ताकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल और मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा ये इंटरनेशनल ट्रेड को भी प्रमोट करता है, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है, सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करता है और ग्लोबल लेवल पर पॉवर्टी को रिड्यूस करने में मदद करता है। इस समय 190 मेंबर्स हैं जो IMF का हिस्सा है। इंडिया भी वन ऑफ द मेंबर्स है और यहाँ आप ध्यान रख सकते हैं इंडिया फाउंडिंग मेंबर है IMF का। वापस से क्वेश्चन पे हम आते हैं। असर्शन सही है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF 1944 में एस्टैब्लिश हुआ था और रीज़न भी यहाँ करेक्ट है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया था। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बोथ A एंड R आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन इज रिलेटेड टू। पहला ऑप्शन है जनरल इंश्योरेंस एक्ट 1972, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन ये एसोसिएटेड है इंश्योरेंस से, ये वन ऑफ द प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा, जनरल इंश्योरेंस एक्ट 1972। डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन के बारे में जान लेते हैं। ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि एक बार जब जो इंश्योर्ड है यानी कि जिसने इंश्योरेंस किया है,
एक बार उसे कंपनसेशन पे कर दिया गया तो इसके बाद जो इंश्योरर है यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योर्ड की जगह पे आ जाती है। यानी कि जब एक बार लॉस या डैमेज के लिए पेमेंट दे दिया गया है, कॉम्पनसेशन दे दिया गया है, तो इसके बाद अगर वो जो प्रॉपर्टी है जो डैमेज हो चुकी है, अगर उसको सेल करने से कोई अमाउंट रियलाइज होता है तो उस अमाउंट पर अधिकार इंश्योरर का होगा, ना कि इंश्योर्ड का। इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी का। मान लीजिए आपने फायर इंश्योरेंस लिया है और लॉस के लिए आपको 1 लाख रुपए मिले। अब जो जले हुए गुड्स थे उनको सेल करने के बाद आपको 5,000 रुपये रियलाइज हुए हैं। ये 5,000 अब किसको मिलेंगे? इंश्योरेंस कंपनी को मिलेंगे, क्योंकि आपको यानी कि जो इंश्योर्ड है उसको ऑलरेडी कंपनसेशन दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर जो डैमेज्ड गुड्स हैं उसको सेल करके कोई भी अमाउंट मिलता है तो उस चीज़ पर, उस पैसे पे या उस प्रॉपर्टी पे जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका अधिकार होता है। ये कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन। ऐसा यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहता है कि जो इंश्योरेंस है ये प्रॉफिट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट। अगर यहाँ पर 1 लाख का कंपनसेशन ऑलरेडी मिल चुका है, उसके बावजूद जो ये 5,000 है अगर वो इंश्योर्ड रखता है तो ये क्या है? प्रॉफिट हो रहा है उसे। लेकिन इंश्योरेंस जो है वो प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, इसलिए ये जो अमाउंट होगा वो इंश्योरेंस कंपनी को चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में आपको दिया गया है एनवायरनमेंट, लिस्ट 2 में एग्जाम्पल्स दिए हैं। लिस्ट 1 में पहला है माइक्रो एनवायरनमेंट, दूसरा है मैक्रो, तीसरा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, चौथा है ग्लोबल। एग्जाम्पल में आपको है इंटरेस्ट रेट, WTO रिस्ट्रिक्शन, सप्लायर्स और प्लानिंग कमीशन। तो माइक्रो एनवायरनमेंट हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे माइक्रो एनवायरनमेंट में, जिसमें सबसे पहला फैक्टर आपने देखा था सप्लायर्स। तो यहाँ जो सप्लायर्स हैं ये माइक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा है। दूसरा है मैक्रो एनवायरनमेंट, तो यहाँ पहला जो ऑप्शन होगा ये मैक्रो एनवायरनमेंट से संबंधित है, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स। अगर इंटरेस्ट रेट्स में परिवर्तन आता है तो उसकी वजह से बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट्स क्या है? ये मैक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यहाँ संबंधित है आपका प्लानिंग कमीशन से, इसे हम नीति आयोग कह सकते हैं। तो ये क्या है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है प्लानिंग कमीशन। और नेक्स्ट है आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट, ये संबंधित है आपका WTO रिस्ट्रिक्शन से। अगर हम ग्लोबली बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए WTO रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है जिनको हर किसी कंट्री को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट का होगा थर्ड सप्लायर्स, यानी कि A का थर्ड होगा। दूसरा है मैक्रो एनवायरनमेंट जिसका होगा इंटरेस्ट रेट्स फर्स्ट। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जिसका होगा प्लानिंग कमीशन यानी कि फोर्थ। और ग्लोबल एनवायरनमेंट का है WTO रिस्ट्रिक्शंस यानी कि सेकंड। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट। 4 ऑप्शन है हमारे IDA, WTO, मीगा और IFC। यहाँ हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है इनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के आधार पर। IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1960। दूसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आया था इन द ईयर 1995। नेक्स्ट है मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये आया था इन द ईयर 1988। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आया था इन द ईयर 1956। तो हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले 1956 यानी कि IFC हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हो जाएगा IDA, तीसरे नंबर पे होगा मीगा और फोर्थ पे होगा WTO। सबसे पहले नंबर पे क्या है? फोर्थ ऑप्शन है, दूसरे नंबर पे फर्स्ट ऑप्शन है, तीसरे नंबर पे थर्ड ऑप्शन है और चौथे नंबर पे हमारा सेकंड ऑप्शन है 4132। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। IDA, IFC और मीगा ये तीनों वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन ए, आसियान वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 अगस्त 1967। रीजन, promote and strengthen collective self reliance among the countries of South Asia। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, बोथ A and R are true, बोथ A and R are false। थर्ड ऑप्शन दिया है A is true but R is false और फोर्थ ऑप्शन है A is false but R is true। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दिया हुआ है इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं। पहला इसमें इंक्लूड किया हुआ है आसियान
और रीज़न में इसमें इंक्लूड किया हुआ है सार्क को। आसियान का एस्टैब्लिशमेंट डेट सही दिया है 8 अगस्त 1967 और सार्क फॉर्म हुआ था 8 दिसंबर 1985 में। और ये सार्क का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इनमें कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना और स्ट्रेंथन करना। आसियान का सेक्रेटेरिएट जकार्ता में है और इसका है काठमांडू, नेपाल। तो यहाँ ए जो है वो सही है लेकिन रीज़न गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो आज की इस वीडियो में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।